गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। जैसा कि पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमारे जो बायोलॉजी वाला पार्ट है, जीव विज्ञान वाला पार्ट है, वो कंप्लीट हो चुका है। और आज लेकर आई हूं मैं आपके सामने क्लास रसायन विज्ञान की, केमिस्ट्री की क्लास। और सबसे पहले जो आज हमारा टॉपिक होगा वो रहेगा आपकी आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी क्या होती है? देखिए, जितने भी हमारे प्रकृति के अंदर तत्व पाए जाते हैं, जैसे 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, कुछ प्राकृतिक है, कुछ संश्लेषित है, उन तत्वों को एक टेबल के अंदर व्यवस्थित किया गया उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, इनको हम आगे विस्तार से डिस्कस करेंगे। अभी हमें इतना ही ध्यान रखना है कि आवर्त सारणी एक ऐसी टेबल होती है जिसके अंदर तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर लिखा गया, यानी जिसका परमाणु क्रमांक 1 है उसको 1 नंबर पर रखा गया, परमाणु क्रमांक 2 है उसको 2 नंबर पे रखा गया। इस प्रकार एक टेबल बना दी कि उसके अंदर 1 से लेकर 118 तक तत्वों को व्यवस्थित किया गया। और उसी आवर्त सारणी को क्या कहा जाता है, उसी सारणी को क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी। ठीक है, अब देखिए, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसकी खोज की गई थी एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था मोजले। किसके द्वारा की गई? जो प्राचीन आवर्त सारणी थी उसकी खोज मेंडेलीफ ने की थी, इसलिए उसको मेंडेलीफ आवर्त सारणी भी बोलते थे। लेकिन आज के टाइम में ज्यादा प्रचलित कौन सी आवर्त सारणी है? आधुनिक आवर्त सारणी या मोजले की आवर्त सारणी। ये किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर। और जो मेंडेलीफ वाली आवर्त सारणी थी वो परमाणु भार पर आधारित थी। अगला पॉइंट है, अब तक कितने तत्वों की खोज की जा चुकी है? 118 की, जिनमें से 92 तत्व है वो प्राकृतिक है, नेचुरल है, जो प्रकृति से अपने आप खनन से अन्य किसी स्रोतों से प्राप्त है। बाकी 26 तत्वों को क्या किया गया है? बनाया गया है प्रयोगशाला के अंदर, कृत्रिम रूप से बनाया गया है। तो टोटल इन तत्वों के अंदर 92 तत्व है, 92 जो एलिमेंट्स है वो क्या है? नेचुरल या प्राकृतिक है। देखिए, जो आवर्त सारणी है एक इस प्रकार की टेबल होती है, और उसके अंदर इन तत्वों को क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार ये आवर्त सारणी बना दी जाती है। और इस आवर्त सारणी के अंदर ये जो खड़ी लाइनें होती है इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है आवर्त। क्या कहा जाता है? नहीं, इन्हें कहा जाता है वर्ग। क्या कहा जाता है? वर्ग या ग्रुप। क्या कहेंगे इन्हें? इन्हें कहेंगे वर्ग या ग्रुप। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 18। ये 1 2 3 4 ऐसे करके ये इनकी टोटल संख्या 18 तक होती है, 1 से लेकर 18। और ये जो आड़ी लाइन है इस प्रकार की, इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है आवर्त। इन्हें क्या कहा जाता है? आवर्त। और इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? इनकी टोटल संख्या होती है 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। ये टोटल संख्या कितनी हो गई? 7। अभी आपके जनरल साइंस के हिसाब से इस टेबल को बिल्कुल विस्तार से पढ़ना काम का नहीं है, जो मैं सेकंड ग्रेड का बेच पढ़ाऊंगी उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी को विस्तार से पढ़नी हो या कुछ सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हो तो उस बेच में मैं आपको बिल्कुल विस्तार से बता दूंगी। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर जो खड़ी लाइनें होती है उन्हें वर्ग कहा जाता है, उनकी संख्या 18 होती है। जो आड़ी लाइनें होती है उन्हें क्या कहा जाता है? आड़ी या क्षैतिज लाइनें, उन्हें आवर्त कहा जाता है। उनकी संख्या कितनी होती है? 7। अब देखिए, जो ये मैं चैप्टर स्टार्ट किया आपके सामने, ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ आपको? जैसे आवर्त सारणी के अंदर तत्व आएंगे, तत्व जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, बोरोन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मरकरी पारा हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये सारे तत्व ही तो है। इन तत्वों का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है कि नहीं होता है? जैसे आपको पूछ लिया सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। सबसे भारी गैस कौन सी है? आग लगाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। खुद जलने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक तत्व भी है, लेकिन तत्व किस रूप में पाया जाता है? गैस के रूप में। देखिए, तत्व को 3 भागों में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु। धातुएं सामान्यतः ठोस होती है, अधातुएं गैस होती है लगभग, और जो उपधातुएं होती है उनमें धातुओं का भी गुण होता है और अधातुओं का भी गुण होता है। पूरी आवर्त सारणी के अंदर 2 तत्व ऐसे हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। एक तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा या मरकरी, और लगभग हर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो चुका है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा या मरकरी, और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है ब्रोमीन। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे हर प्रकार के केमिस्ट्री में जो
सिंगल लाइन क्वेश्चन आता है वो कंप्लीट हो जाए, इसलिए मैं आपको बिल्कुल आवर्त सारणी से शुरू कर रही हूँ कि वो टेबल जिसके अंदर 118 तत्वों को डाला गया है, उसमें धातुएं भी है, अधातुएं भी है, उपधातुएं यानी हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, सोना, चांदी, ये सारे उसके अंदर है। तो टेबल को बिल्कुल बेसिक से समझाने का मेरा मतलब ये है कि आपको बिल्कुल दिमाग में एक आइडिया बन जाए कि तत्व क्या है, फिर तत्वों के अलग अलग भाग है, धातु है, अधातु, उपधातु। ये देखिए जो आवर्त सारणी है इसके अंदर सारे 118 तत्व लिख देंगे। इसमें जो दाईं तरफ है लगभग 80% भाग किसका बना होता है, धातुओं का। इधर सारी क्या रहती है, धातुएं, और इधर सारी क्या रहती है, अधातुएं। और बीच में एक सीढ़ी जैसी संरचना बनती है, उसके अंदर क्या पाई जाती है, 5-7 उप धातु पाई जाती है, जिनमें धातु के गुण भी होते हैं, अधातु के भी होते हैं। जैसे धातु देखिए, एक ये यहाँ पर हाइड्रोजन तत्व है, ये रहता इधर की साइड है लेकिन इसके गुण अधातु जैसे, इसलिए हाइड्रोजन को क्या माना गया है, अधातु। इसलिए हाइड्रोजन क्या है, गैस है। यानी अधातुएं मुख्य रूप से क्या होती है, गैस, और धातुएं क्या होती है, ठोस। दो ही धातु और अधातु या तत्वों में से माने वो द्रव है, कौन कौन सा, एक तो पारा या मरकरी और एक होता है ब्रोमीन। ये तो है धातु और ये है अधातु। ये आगे सारी मैं लाइनें लिखा दूंगी आपको। क्वेश्चन आता है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा या मरकरी, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन। क्वेश्चन आता है बताइए द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है, पहला ही ऑप्शन होता है पारा या मरकरी, आंसर कर देते हैं, गलत हो जाता है। अधातु तो है ब्रोमीन और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है पारा या मरकरी। जैसे थर्मामीटर में बोलते हैं पारा धातु का उपयोग किया जाता है। ये जितने भी केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं इसके अंदर कवर करवा दूंगी। क्वेश्चन आता है थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है या किस तत्व का उपयोग किया जाता है, तो पारा या मरकरी। ठीक है। एक होता है सोडियम का टुकड़ा, आपने देखा होगा बिल्कुल सॉफ्ट पनीर की तरह होता है, लेकिन अगर आप उसको पानी में डालोगे तो आग लगा देती है। क्वेश्चन आता है पानी में आग लगाने वाली धातु सोडियम। अब पानी में आग लगा देगी, हवा में भी जलने लगेगा, तो उसको केरोसिन में डालकर रखा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार के सारे एक एक क्वेश्चन जितने भी, जैसे हाइड्रोजन पर जितने क्वेश्चन बनते हैं हम पढ़ लेंगे, सोडियम पर बनते हैं, पोटेशियम पर बनते हैं, ये सारे जितने भी सिंगल लाइन क्वेश्चन बनते हैं ये अपने कम से कम 40-50 पॉइंट्स होंगे, वो मैं आपको वर्ड पे लिख लिख के समझा दूंगी और आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और साथ में नोट्स बनाते जाना है। स्टूडेंट्स फिर दोबारा बोल रही हूँ, ये जो चैप्टर पढ़ा रही हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नोट्स हर जगह आपको ऐसे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल काम की चीजें। तो जो आवर्त सारणी वाला टॉपिक है इसके अंदर 50-60 पॉइंट्स मैं सिंगल लाइन लिखवाऊंगी, वो आपको सारे नोट करने हैं और सभी को क्या करना है, याद करना है। इसके बाद मैं आपका टेस्ट सीरीज चलाऊंगी। अभी 1-2 दिन में मैं पूरी बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज चला रही हूँ क्योंकि सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिए है। तो हम एक एक टॉपिक को लेके प्रतिदिन टेस्ट सीरीज चलाएंगे, चाहे लाइव क्लास हो चाहे रिकॉर्डेड हो, मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगी। लेकिन जरूरी है उसके लिए आपको नोट्स बनाना है, बिल्कुल याद करना है, तभी आपकी तैयारी दमदार होगी। लेकिन अगर आपने ऊपर ऊपर से देख लिया तो आपके कोई पल्ले नहीं पड़ेगा। टीचर आपको पढ़ा सकता है, समझा सकता है, दिमाग में बिठाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप याद करो, ये टीचर के हाथ में नहीं होता। आपने कहानी सुनी होगी, घोड़े को आप नदी तक, पानी तक ले जा सकते हो, लेकिन उसको पानी पिलाना आपके हाथ में नहीं है। बस वही है, आप घोड़ा हो, टीचर आपको ले जाने वाला है पानी तक, आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने के लिए आपका मार्गदर्शन कर सकता है, लेकिन पढ़ना नहीं पढ़ना वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है। मैं सारी क्लासें आपके लिए अवेलेबल करवा रही हूँ, बस आपका काम है आपको पढ़ना है। ये कुछ पॉइंट नोट्स कर लो, फिर हम एक एक करके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम एक एक पॉइंट्स को शुरू करते हैं। बिल्कुल मैं समझाते हुए बता रही हूँ आपको। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हाइड्रोजन को शैतान तत्व कहा जाता है। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, शैतान तत्व। अब शैतान तत्व क्यों कहा जाता है, अभी मैंने आपको पॉइंट्स बताया कि हाइड्रोजन रहता तो धातुओं के साथ है, लेकिन वो है क्या, अधातु, यानी अधातुओं के गुण है, लेकिन चिपका किसके साथ बैठा है, धातुओं के साथ, यानी अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में जाकर बैठा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शैतान तत्व कहा जाता है हाइड्रोजन को। सबसे हल्की गैस, देखिए यहाँ पर तो मैंने H लिखा या H2 क्यों लिखा, क्योंकि जब हाइड्रोजन गैस के रूप में होता है तो H2 के फॉर्म में रहता है, अणु के फॉर्म में रहता है, और जब केवल तत्व नाम आए तो आपको क्या लिखना है, हाइड्रोजन या H। सबसे हल्की गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। अब देखिए सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है, तो फिर गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस ही भरी जानी चाहिए केवल, लेकिन गुब्बारों के अंदर 80% हाइड्रोजन और 20% साथ में कौन सी गैस मिलाई जाती है,
हीलियम गैस मिलाई जाती है। कारण क्या है कि अगर केवल हाइड्रोजन गैस भरते हैं तो हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील प्रकृति की होती है, आग लगा सकती है, इसलिए हाइड्रोजन के साथ क्या भरा जाता है, हीलियम गैस भरा जाता है। ठीक है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु लिथियम। देखिए तत्व सबसे हल्का हाइड्रोजन है, लेकिन धातु कौन सी है, लिथियम, क्योंकि हाइड्रोजन क्या हो गया, अधातु आ गया। तो सबसे हल्की धातु हाइड्रोजन, फिर उधर फिर चला गया हीलियम अधातु में, और विधर धातुओं के अंदर सबसे हल्की मतलब जिसका सबसे परमाणु क्रमांक कम होगा तो 3 नंबर पर आती है हीलियम, क्योंकि 1 पर आता हाइड्रोजन वो अधातु है, 2 नंबर पर इधर स्थित रहती है हीलियम वो भी अधातु है, 3 नंबर पर आती है लिथियम तो वो क्या है, धातु। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम, और सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे हल्का तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। सबसे भारी गैस रेडोन, एक अक्रिय गैस होती है जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती, आवर्त सारणी में सबसे लास्ट में 18वें वर्ग के अंदर उपस्थित रहती है रेडोन गैस। सबसे भारी तत्व या धातु ओस्मियम, प्रतीक चिन्ह है OS, ये S है वो कैपिटल स्मॉल लिखना है, ध्यान रखना किसी का भी प्रतीक लिखो तो हमेशा जो पहले वाला लेटर है उसको कैपिटल लिखना है, बाद वाले लेटर को स्मॉल लिखना है। भूपर्पटी यानी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन, और भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है, एल्यूमिनियम। दोनों अलग अलग ध्यान रखना, भूपर्पटी पर अगर सबसे ज्यादा तत्व पूछे तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन, और सबसे ज्यादा धातु पूछे तो वो क्या करना है, एल्यूमिनियम। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन धातु नहीं है, अधातु के अंदर आती है, ऑक्सीजन एक प्रकार की गैस होती है। अगला है सबसे महंगा तत्व है यूरेनियम, और सबसे महंगी धातु कौन सी होती है, प्लेटिनम। देखिए स्टूडेंट्स एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप में से कई स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि मैडम इसकी पीडीएफ अवेलेबल करवा दो। मैं पीडीएफ इसकी अवेलेबल बिल्कुल नहीं करवाऊंगी, इसलिए नहीं करवाऊंगी कि अगर आप खुद के हाथ से लिखोगे और फिर पढ़ोगे तो आपको ये चीज ज्यादा याद रहेगी, लेकिन अगर आपने सीधे पीडीएफ दे दी, पेज को निकाल के अगर आपने पढ़ा तो आपको याद नहीं रहेगी। बोला जाता है कि 10 बार पढ़ा हुआ 1 बार लिखा हुआ बराबर होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं जितने भी जनरल साइंस में टॉपिक पढ़ा रही हूँ आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाओ और फिर उसको याद करो, तो आपका बिल्कुल सब्जेक्ट है वो क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रहेगा। अब आप इसको एक एक लाइन को एक तो लिखोगे कि हाइड्रोजन को शैतान तत्व कहा जाता है, तो आपके दिमाग में वो चीज आएगी। लेकिन अगर सीधी मैंने आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दी तो आप उसको पढ़ोगे तो आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप खुद के नोट्स बनाओ और फिर उनको याद करो। तो मैं ये बता रही हूँ आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और फिर आपको एक एक पॉइंट है वो टोटल याद करने हैं। आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे और पॉइंट्स बताती हूँ आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स अब आगे के पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। हमारे अंदर शरीर में सबसे ज्यादा आपको पता है क्या होती है, ऑक्सीजन ही होती है, अन्य कोई तत्व नहीं होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये तत्व कुछ होते हैं। सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कंकाल तंत्र के अंदर, हड्डियों के अंदर कैल्शियम होता है, दांतों में फॉस्फोरस होता है, हमारे तंत्रिका तंत्र ब्रेन के अंदर सोडियम पोटेशियम के आयन रहते हैं, रक्त के अंदर आयरन रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। लेकिन सभी तत्वों की तुलना में शरीर में जो सबसे ज्यादा होता है वो क्या होती है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन। कितनी होती है, लगभग 60 से 65%। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु चांदी। एक तो चांदी का प्रतीक चिन्ह ध्यान रखना Ag, यानी इसको क्या बोला जाता है, अर्जेंटम। क्या कहा जाता है, अर्जेंटम। देखिए जो लैटिन भाषा के अंदर इनके नाम थे उन्हीं के आधार पर प्रतीक दे दिया गया। तो चांदी को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, अर्जेंटम कहा जाता है, इसलिए इसका प्रतीक चिन्ह है कैपिटल A और स्मॉल g। विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु, यानी इसमें से करंट है वो तेजी से प्रवाहित होता है। फिर भी विद्युत उपकरण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तांबे का। तांबे को कॉपर कहा जाता है, इसलिए इसका प्रतीक चिन्ह है कैपिटल C और स्मॉल u। अब जब सर्वाधिक सुचालक विद्युत की चांदी है तो विद्युत उपकरण में तांबे का उपयोग क्यों किया जाता है। आपको पता है कि चांदी इतनी महंगी होगी, अगर चांदी के तार लगा दिए गए तो सुबह पूरा विद्युत सिस्टम ही गायब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए विद्युत उपकरण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तांबे का। उस यानी सबसे ज्यादा विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु है चांदी और उसके बाद आता है तांबा। तो विद्युत उपकरण बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है, जबकि सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है, चांदी। अगला है सबसे पहले खोजी गई धातु तांबा। आप
जीके में हिस्ट्री में पढ़ते होंगे, ताम्रयुगीन सभ्यता, यानी सबसे पहले जो प्राप्त हुई थी धातु वो खोजी गई थी, वो कौन सी थी? तांबा। एल्यूमिनियम होता है ना, उसका अयस्क होता है बॉक्साइट, वो ग्रीन कलर में प्राप्त होता है जब उसका खनन किया जाता है वो अयस्क के रूप में, इसलिए एल्यूमिनियम को क्या कहा जाता है? हरी धातु या ग्रीन मेटल। मानव निर्मित प्रथम तत्व, सबसे पहले मानव द्वारा दो तत्व बनाए गए, एक था टेक्नीशियम और दूसरा था प्रोमीथियम। टेक्नीशियम का प्रतीक चिन्ह कैपिटल टी स्मॉल सी और प्रोमीथियम का है कैपिटल पी स्मॉल एम। इनका प्रतीक चिन्ह याद नहीं रखो तो जो इंपॉर्टेंट है, जैसे तांबे का आपको याद करना है Cu कॉपर, चांदी का है Ag, उसी प्रकार सोने का होता है Au ओरम। ठीक है, अगला पॉइंट है, अभी मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा या मरकरी, और इसका प्रतीक चिन्ह होता है, ध्यान रखना, Hg, कैपिटल H और स्मॉल g। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ब्रोमीन, इसका प्रतीक चिन्ह है कैपिटल B और स्मॉल r। दोनों पॉइंट ध्यान रखना, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु तो होती है पारा और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है ब्रोमीन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल याद करना है सही से, इस पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। अगला पॉइंट है चमकीली धातु किसे कहा जाता है? आयोडीन और ग्रेफाइट। देखिए इनको चमकीली धातु में ऐसे क्यों सम्मिलित किया गया है? क्योंकि जो आयोडीन है और ग्रेफाइट एक प्रकार का कार्बन का अपर रूप है। कार्बन और आयोडीन दोनों ही धातु है, और आगे मैं आपको बताऊंगी धातुएं हमेशा चमकती है, धातुएं नहीं चमकती है। लेकिन ये दो ऐसी धातुएं हैं जो धातु होते हुए भी ये धातुओं की तरह क्या करती है? चमकती है। तो आपको ध्यान रखना है चमकीली धातु, बाकी सारी धातुएं तो चमकीली होते ही है, जैसे सोना ले लो, चांदी ले लो, लोहा ले लो, ये चमकने का गुण होता है, लेकिन ये धातुएं होते हुए भी चमकती है, इसलिए इनको अलग से पॉइंट बनाया गया है कि चमकीली धातु कौन सी है? आयोडीन और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप। अगला पॉइंट है पानी में आग लगाने वाली धातु, वो धातु जो पानी में आग लगा देती है इसलिए उसको केरोसिन में डालकर रखा जाता है, कौन सी है? सोडियम। साथ में आपको इसका प्रतीक चिन्ह भी याद रखना है, कैपिटल N और स्मॉल a। आप देख के नाम ऐसा लग रहा होगा कि इसका प्रतीक चिन्ह S होगा या ऐसे होगा, नहीं, इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो Na होगा। नेट्रियम होता है इसका लैटिन भाषा में नाम, इसलिए इसका नाम है वो प्रतीक चिन्ह है वो Na दिया गया। तो सोडियम का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? Na। मैं साथ में कोष्टक में इसलिए लिख रही हूँ कि कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है, बताइए सोडियम का प्रतीक चिन्ह है, या आपको पूछ लिया पानी में आग लगाने वाली धातु, वहां पर उसने सोडियम ना देके Na लिख दिया, Sa लिख दिया, So लिख दिया, S लिख दिया, N लिख दिया, तब आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए साथ में आपको इनका प्रतीक चिन्ह भी याद करना है। ठीक है, तो पानी में आग लगाने वाली धातु सोडियम, इसलिए उसको केरोसिन में रखा जाता है। कंप्यूटर की चिप बनाने के अंदर एक धातु का उप धातु का उपयोग किया जाता है, ये क्या? एक प्रकार की उप धातु। तो ध्यान रखना, कंप्यूटर की चिप बनाने के अंदर किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का, इसका प्रतीक चिन्ह है Si। विस्फोटक सामग्री जैसे पटाखे, बम आदि बनाने के अंदर तीन प्रकार की धातुओं का उपयोग किया जाता है, एक तो है सोडियम, दूसरी पोटेशियम और तीसरी फास्फोरस। तीनों के प्रतीक चिन्ह ध्यान रखना है क्योंकि नाम से अलग है। सोडियम का प्रतीक चिन्ह है Na, फास्फोरस का है K, नहीं, पोटेशियम का है K और फास्फोरस का है P। अगला पॉइंट है वायुयान के टायर में हीलियम गैस भरी जाती है, जबकि वाहनों के टायर के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। दोनों ध्यान रखना आपको, हीलियम गैस थोड़ी हल्की होती है इसलिए वायुयान को ऊपर उड़ना होता है, तो उसके टायरों में हीलियम गैस भरते हैं, जबकि वाहनों के टायर के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। और इसके साथ ही आज की क्लास है वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके आगे के पॉइंट्स के साथ। फिर दोबारा आपको बोल रही हूँ, बिल्कुल एक एक पॉइंट को नोट्स के रूप में लिखिए और इनको याद कीजिए। इनकी मैं टेस्ट सीरीज लाऊंगी, जब क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको और अच्छी तरह याद हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के वो आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।